हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सभी की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी हो और सबसे पहले सभी के घर में सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मैंने आज यही पूजा में देवी मैया से प्रार्थना की है, मेरे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने सारे फैमिली मेंबर्स, सभी रिश्तेदारों के लिए, सभी बच्चों के लिए, और वही विश मैं आप सबके लिए मांग रही हूँ। और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये जो नव वर्ष है, हिंदी नव वर्ष, वो अच्छी तरह से शुरू हो और अच्छी तरह से हम इसे बिताएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। एज यूजुअल नॉइस पोल्यूशन के लिए पहले ही एडवांस में सॉरी बोल दे रही हूँ। भाई, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की होंगी। और पता है, समहाउ एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। जब भी कभी हम कलश की स्थापना करते हैं या दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो हम उसके नीचे हमेशा कोई ना कोई अन्न रखते हैं, कोई ना कोई अनाज रखते हैं। कलश के नीचे भी रखा जाता है और दिए के नीचे भी रखा जाता है। कई लोग कलश के ऊपर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, कई लोग कलश के ऊपर जो है नारियल रखते हैं लाल कपड़े में बांध के, और दिए को अलग से प्रज्वलित करते हैं, अखंड ज्योत को अलग से प्रज्वलित करते हैं। सबका अपना अपना ट्रेंड होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, जो कि है अनाज रखने वाली, दोनों के नीचे अनाज रखने वाली। तो जो दिए के नीचे अनाज रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, आप लोग इस बारे में जानते हैं क्या? मैं भी नहीं जानती थी दोस्तों, मुझे तो जो सिखाया गया है, मैं बस वही ट्रेंड फॉलो करती रहती हूँ। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला है कि वो अनाज क्यों रखा जाता है दिए के नीचे। दिए के नीचे अनाज रखने का पहला कारण होता है कि कोई भी चीज़ कोरी हम धरती मैया पे नहीं रखते हैं, या तो रंगोली बना के या स्वास्तिक बना के, जो भी कुछ होता है हम लोग चौक पूर के, कोई भी चीज़ के लिए, पूजा के लिए पीढ़ा भी अगर रखना होता है तो ये सारी विधियां करते हैं। कलश के नीचे अनाज इसलिए रखा जाता है, या दिए के नीचे अनाज इसलिए रखा जाता है, क्योंकि जो दिया होता है उसके तले हमेशा अंधकार होता है। दिए से पूरे मंदिर में आपकी रोशनी होगी, लेकिन जो दिए का अपना ऑरा होगा वो अंधकार पूर्ण होगा। वो एक तरह की निगेटिविटी होती है। और जब हम उस अनाज को वहां रखते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी उस अनाज में आ जाती है, और पूजा के बाद यानी कि 9 दिन के बाद वो अनाज हम पक्षियों को डाल देते हैं या अपने घर से बाहर उसको विसर्जित करते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हम इस तरह से बाहर विसर्जित कर देते हैं। और जो कलश के नीचे होता है, चूंकि कलश में सभी देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, और उनकी जो पावर होती है उस जल में समाहित हो जाती है, कलश का जो जल होता है उसमें समाहित हो जाती है। तो उस पावर को बैलेंस करने के लिए वहां पे हम अनाज रखते हैं, चाहे आप अक्षत रखें, चाहे आप गेहूं रखें। और उसके बाद पूजा के बाद हम अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, और बचा हुआ जल जो है हम किसी वृक्ष के नीचे, पीपल या बरगद या आंवला, जो भी कुछ आपको अवेलेबल हो, तुलसी, आप उसमें प्रवाहित कर देते हैं। तो ये दोनों रीजन होते हैं, कलश के भी और दिए के भी। ये मुझे अभी हाल में ही पता चला है कि आखिर अनाज क्यों रखा जाता है, उस अनाज का उसके बाद क्या किया जाता है। मैंने कई जगह देखा है कि पूजा के बाद लोग जब सामान समेटते हैं, तो कई बार वो अनाज जो है ना, छितरा के घर में ही बिखर बिखर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिए वाला है वो तो बिल्कुल भी घर में एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। रीजन यही है कि उसमें जो पावर आई है, जो नेगेटिविटी आई है, अंधकार आया है हमारे घर का, वो सारा का सारा उस अनाज में है, और उसे एनी हाउ हमें घर से बाहर कर देना है। कहते हैं पक्षी खा लेते हैं, तो वो अलग बात है कि आप पक्षियों को डाल रहे हैं, या आप किसी चौराहे पे उसे छोड़ के आ रहे हैं, या आप किसी वृक्ष के नीचे डाल रहे हैं। हम लोग तो बस घर से बाहर उसे छीट देते हैं। सेम यही चीज कलश वाले के लिए भी होती है। इसके अलावा भी कई तरह के धन धान्य रखे जाते हैं। कई लोग मिट्टी में जो है गेहूं के दाने डालते हैं, और वो 9 दिनों में जवारे बन के निकलते हैं। उन जवारों का भी अपना अपना महत्व है। मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यही कलश और ये सारी चीजें करती हूँ। और सबसे पहला मेरा भगवान जी से संकल्प में ही प्रार्थना होती है कि भैया, यथाशक्ति यथा भक्ति होगी, जैसी परिस्थिति होगी वही मैं करूंगी। अपनी तरफ से मैं पूरा 100% दूंगी, और उसके बाद भी अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो देवी मैया आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ना विष्णु भगवान से और देवी मैया दोनों से बहुत डरती हूँ। तो पहले ही मेरे मन में ना एक डर होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखती हूँ, सावधानियाँ क्या क्या करनी है, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी कोई त्रुटि हो जाती है तो देवी मैया से पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ। और जो जवारे वगैरह होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो नदी में
कर देते हैं, या प्लास्टिक में बांध के या कपड़े में बांध के ले जाते हैं और पुल के ऊपर से ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं प्रवाहित होने के लिए। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 9 दिन पूजा की है। आजकल तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सभी के घर में गमले होते हैं, आप उन जवारों की मिट्टी को अच्छी तरह से झड़ा लीजिए, थोड़ा-सा उनको धो के धूप में सुखा लीजिए और उसको साल भर अपने घर में रखा जाता है। कई लोग अपने मुख्य द्वार में कपड़े में बांध के, पोटली में बांध के उनको टांग देते हैं, कई लोग तिजोरी में रखते हैं, कई लोग कान के पीछे भी लगाते हैं, शुभ होता है, शुभ मानते हैं। तो हर तरह की एनर्जी होती है, ये जो 9 दिन हम भक्ति करते हैं ना, सारी एनर्जी यहाँ पे समाहित होती है इन सभी चीज़ों में, और इनका हमें अच्छे से सदुपयोग करना है। अचानक से उसे जाके ऐसे प्रवाहित नहीं कर देना है, अचानक से जाके कहीं पुल पे से हमें उसे फेंक नहीं देना है। फेंकने वाली पोजीशन तो आनी नहीं चाहिए, और कोशिश करें कि अब जल में भी प्रवाहित ना करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं नदी, तालाब सब दूषित ही होता है। जैसे हम लोग गणपति स्थापना करते हैं या जो भी कुछ, तो मिट्टी की जितनी भी प्रतिमाएँ होती हैं, हम अब उसे अपने गमलों में ही डाल लेते हैं। सभी लोग ऑलमोस्ट, मैंने सुना है कि अभी इधर भी यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन जवारे जो है, मैंने अभी भी देखा है कि लोग जवारों को इसी तरह प्रवाहित करते हैं, या पुरानी फूल पत्तियाँ जो होती हैं उनको भी लोग इसी तरह दे देते हैं। तो एक गमला बनाया जा सकता है और उसमें ये सारी चीज़ें खाद के लिए तैयार की जा सकती हैं। और जवारे का तो मैंने बहुत अच्छा यूज़ बताया कि 9 दिन का पावर उसमें होता है। मुख्य द्वार पे आप लगाइए तो आपको किसी भी तरह की, ना आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, ना ही आप लोगों को नज़र लगेगी। बहुत सारे दोषों से ये सारी चीज़ें मुक्त रखती हैं। और हाँ, एक बार दरवाजे में लटका दी तो वो साल भर चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगली नवरात्रि जब आएगी तो आपको उसको उतार के नया वाला वहाँ पे लगा देना है। हर तरह की चीज़ों को साल में एक ना एक बार वापस से ऊर्जावान करना ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई रत्न पहन रहे हों, चाहे आपके पास कोई ग्रंथ रखे हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका बदलते रहना, उनको वापस से सूर्य की रोशनी में रख के उसको ऊर्जावान करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं जानती हूँ और मैं करती हूँ, तो मुझे याद आता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मेबी आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उसको करते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दे रही हूँ। हालाँकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, दीदी आप बहुत बाद में बताते हो, जब हमारी चीज़ें हो जाती हैं तब आप बताते हो। तो ऐसा नहीं है। व्लॉग मैं अब बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अभी तो नवरात्रि चालू हुई हैं, जो भी कुछ मुझे याद आया मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर नहीं तो एक तरह का डिस्कशन समझ लीजिएगा। और टाइम तो वाकई में अभी बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ 2 दिन से अच्छी खासी बारिश हो रही है, सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है। गर्मी की हम लोग तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे जो है बारिश 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 हो रही है। पता नहीं क्यों बारिश हो रही है, उसका क्या रीज़न है भगवान ही जाने। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ शेयर की थी कि ये जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, इस टाइम का जो मौसम होता है वो बहुत तरह का वायरस होता है, बहुत तरह से लोग, बच्चे वगैरह बीमार होते हैं। इवन पॉक्स का भी जो टाइम होता है वो यही होता है, सरद गरम सरद गरम सरद गरम। तो उस सरद गरम से बचने के लिए एक तो लोग ड्रम स्टिक का यूज़ करते हैं खाने में। हमारा फूड जो होता है वो भी इसी तासीर का होता है, जो हमारी अंदर से इम्यूनिटी भी अच्छी बूस्ट कर सके और हमें इन सभी वायरस से बचाए। दूसरी चीज़ एक होती है कि ये जो चैत्र नवरात्रे हैं, इसके पहले दिन से या फिर किसी भी 5 दिन आप अपने बच्चों को नीम की जो कोमल पत्तियाँ होती हैं ना, वो कोमल पत्तियाँ लीजिए, 1 काली मिर्च लीजिए, 2 तुलसी के पत्ते लीजिए और उनको मॉर्निंग में ही चबा-चबा के खाने के लिए बोल दीजिए। तो पूरे साल भर ऐसा सुना है मैंने कि फ़ीवर नहीं आता है। मैंने लास्ट ईयर उत्कर्ष को ये सारी चीज़ें की थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परेशान हो गई इसकी हेल्थ को लेके, ऐसा-वैसा मैंने कोई फ़्रेज़ नहीं मुझे याद है कि मैंने ऐसा कभी कुछ झेला है। तो इस बार भी मैंने सेम यही चीज़ें शुरू की हैं। आज पहला दिन है तो आज सुबह ही मैंने उत्कर्ष को जो है ये सारी चीज़ें दी, और मैं कोशिश करूँगी पूरे 5 दिन इसे कंटिन्यू करूँ। बीच में स्कूल ओपन हो जाएँगे, अभी तो 3 दिन की छुट्टी है। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह नहीं हो पाएगा तो मैं दोपहर में या कभी न कभी दिन भर में इसे ज़रूर दूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर से अपने बच्चों को दीजिए, आप खुद भी खाइए। नीम की कोमल पत्तियाँ, 1 काली मिर्च या 2 काली मिर्च और साथ में 2 से 3 छोटी-छोटी तुलसी की कोमल पत्तियाँ। चबा-चबा के खाइए, 1 ग्लास पानी पी जाइए। सो यही था मेरा एक छोटू-सा नवरात्रि का व्लॉग। तो आज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोग नवरात्रि में क्या कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं जो मेरे सीखने लायक है, जो बाकी के लोगों के सीखने लायक है। अगर आप लोगों की कोई ऐसी बात मुझे पता चलती है जो मुझे नहीं मालूम थी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसे ज़रूर से शेयर करूँगी, ताकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग उन सब चीज़ों को शुरू कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों नवरात्रि की। मैं कोशिश करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ, अगर मैं शेयर कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी, और बाकायदे कारण भी बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं।
किसी भी रील में चीज़ों को शेयर किया जा सकता है, कहीं भी लिख के चीज़ों को शेयर किया जा सकता है, लेकिन हर एक चीज़ क्यों की जाती है, उसका क्या विधान है, उसे करने के क्या परिणाम मिलते हैं, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही प्रोसेस में की गई हर एक चीज़ बहुत अच्छा फल देती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।